1962 में भारत चीन के गफलत में आ गया था और चीन ने पंचशील समझौते की आड़ में हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया था। इस धोखे ने दशकों तक हमारा पीछा किया। हमारी नीतियां और हमारा नेतृत्व हमें लगातार पीछे खींचता रहा, जिसका नतीजा यह हुआ कि चीन के कम्युनिस्ट नेताओं का मनोबल बढ़ता गया। जाहिर है पूर्वी लद्दाख में गतिरोध शुरू करते वक्त चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दिमाग में भी वही चल रहा होगा, लेकिन अब उनको अपना आभा मंडल टूटता नजर आ रहा है। शी जिनपिंग को इस वक्त चीन में चेयरमैन ऑफ एवरीथिंग कहा जा रहा है, क्योंकि वो हर पद पर काबिज है, हर पद पर। लेकिन खुद चीन के अंदर उनके खिलाफ आवाज उठ रही है। जिनपिंग को माफिया बॉस और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी को सियासी प्रेत कहा जा रहा है। अमेरिका जिनपिंग के राष्ट्रपति पद पर सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि वो महामहिम नहीं बल्कि सिर्फ एक पार्टी के महासचिव हैं, जबकि कोरोना फैलाने के बाद पूरी दुनिया चीन को धक्का दे रही है, उसे आर्थिक तौर पर चोट पहुंचा रही है। बावजूद इसके चीन में अभी जिनपिंग की कुर्सी को कोई खतरा नहीं और उसे बस इस बात से थोड़ी राहत महसूस हो सकती है। लेकिन भारत से गतिरोध खत्म करने में डिप्टी सुपर पावर का दम आड़े आ रहा है। जिनपिंग को पूर्वी लद्दाख के संकट से बाहर निकलने का सम्मानजनक रास्ता नजर नहीं आ रहा है। उन्हें मॉस्को में विदेश मंत्रियों की बैठक से थोड़ी उम्मीद रही होगी, लेकिन वो उम्मीद भी टूट गई। TV9 भारतवर्ष के पास मॉस्को में विदेश मंत्रियों की मीटिंग की एक्सक्लूसिव जानकारी है कि कैसे भारत के विदेश मंत्री ने मॉस्को में चीन की कूटनीति की हवा निकाली। मॉस्को में जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के विदेश मंत्री से मिले तो दुनिया ने ये तस्वीर देखी बेहद सामान्य मॉस्को के मौसम की तरह ही। लेकिन जब 2 घंटे तक चली मैराथन मीटिंग खत्म हुई तो वांग यी के पसीने छूट गए। भारत की आक्रामक कूटनीति ने बंद कमरे में ड्रैगन की बोलती बंद कर दी। हम आपको 120 मिनट की मॉस्को मीटिंग की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। ये भी बताएंगे कि विदेश मंत्री जयशंकर के सवालों का चीन के पास कोई जवाब क्यों नहीं था और क्यों इंडियन डिप्लोमेट के सामने जिनपिंग के राजनयिकों का चेहरा जमीन में धंस गया। ये तो सबको पता है कि पूर्वी लद्दाख में हिंदुस्तान की समर नीति से चीन 5 बार पिट चुका है, लेकिन ड्रैगन पहली बार दुनिया के बड़े मंच पर कूटनीतिक जंग में मात खा गया और बैरंग बीजिंग लौट गया। TV9 भारतवर्ष को मॉस्को मीटिंग की मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से पूछा, चीन ने लद्दाख में 50,000 सैनिकों की तैनाती क्यों की? PLA के 50,000 जवानों की तैनाती के बारे में पूछते ही चीन के विदेश मंत्री बगलें झांकने लगे। हालांकि जयशंकर यही नहीं रुके, उन्होंने एक के बाद एक कई दमदार सवाल वांग यी के सामने दागे। उन्होंने फिर पूछा, चीन ने लद्दाख में बड़े पैमाने पर हथियारों की तैनाती क्यों की? वांग यी फिर जवाब देने के बजाय कन्नी काटते नजर आए। पूरी मीटिंग में चीनी पक्ष ये बताने में असफल रहा कि आखिरकार 50,000 जवान और भारी हथियारों की तैनाती के पीछे ड्रैगन की मंशा क्या है। ये दुनिया जानती है और हिंदुस्तान भी कि असलहे, गोले बारूद, हथियार, फौज सबकी तैनाती करके उसने अपनी ताकत दिखानी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान का रुख और ताकत देखकर लग गया कि अगर छेड़ने की कोशिश की तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। मीटिंग में जयशंकर भी यही कह रहे थे। उन्होंने चीन को चिताया, लद्दाख में चीनी सैनिकों की तैनाती 1993 और 1996 में हुए समझौते का उल्लंघन है। हमारी एक्सक्लूसिव जानकारी में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बातचीत की कई परतें सामने आई, जिसमें भारत ने चीन को दो टूक कहा। इतने बड़े पैमाने पर चीनी सैनिकों की तैनाती से ही LAC पर विवाद पैदा हुआ है। 2 घंटे से अधिक चली बातचीत के दौरान वांग यी हर बार रटा रटाया जवाब ही दोहराते रहे। चीनी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि अतिक्रमण करके आए सभी सैनिक और सैन्य साजो सामान वापस हटा लिए जाएं। उनका इशारा भारतीय सैनिकों की कार्रवाई की ओर था, जिस जख्म ने जिनपिंग को भी बेचैन कर रखा है। भारत ने चीन के इस आरोप को खारिज कर दिया कि हमारे सैनिकों ने LAC को पार किया है। कहते हैं कि कूटनीति की सफलता इसी बात में है कि दुश्मन को चाल के पीछे छिपे इरादों का पता न चले। भारत ने बातचीत की मेज पर यही किया। युद्ध नीति की तरह ही कूटनीतिक खेल में भी ड्रैगन को अचानक पटकनी दे दी। अब भारत की शह से चीन के पास 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो शांति का रास्ता अपनाकर सहयोग करे और वापस लौट जाए, या फिर LAC पर बार बार पिटने के लिए तैयार रहे। हालांकि जिनपिंग जानते हैं कि दोनों ही स्थितियों में उनके माथे पर मात लिखी होगी।
मॉस्को मीटिंग में दोनों देशों के विदेश मंत्री तनाव कम करने पर सहमत थे और यही वजह रही कि एक औपचारिक समझौता भी हुआ और इन 5 पॉइंट पर सहमति बनी। दोनों देशों के जवानों को बातचीत जारी रखते हुए तेजी से डिसएंगेजमेंट करना चाहिए। पहले जो एक राय बनी थी उससे गाइडेंस लेना चाहिए। मतभेदों की वजह से तनाव नहीं होना चाहिए। दोनों देशों को सभी समझौते और प्रोटोकॉल को मानना चाहिए। बॉर्डर पर स्थिति सुधरते ही दोनों देशों को तेजी से काम करना चाहिए ताकि शांति बनाए रखने के लिए नए उपाय किए जा सके और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के जरिए बातचीत होती रहनी चाहिए। हालांकि इन समझौते में चीन एलएसी पर अपनी पोजीशन को ज्यादा बदलने पर सहमत नहीं हुआ और ना एक तय समय में डिसएंगेजमेंट करने पर। मतलब साफ है कि चीन की नीयत में खोट है और भारत अच्छी तरह यह समझता है। इसीलिए भारत ने चीन को हर तरफ से घेर रखा है। समंदर में पड़ोसी मुल्कों से दादागिरी करने वाले ड्रैगन के लिए पिछले 24 घंटे में 2 बुरी खबर आई। पहली खबर भारत और जापान की दोस्ती में नए अध्याय की, जिसमें दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक रीजन में सैन्य सहयोग के लिए नई संधि पर साइन करके चीन की बेचैनी बढ़ा दी है। दूसरी खबर अमेरिका से आई है, जिसने आसियान देशों को चीन के आक्रामक रवैये के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री के इस आह्वान ने चीन की नींद उड़ा दी। विनाशकारी और विस्तारवादी चीन को समंदर में सबक सिखाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। दुनिया के 2 सबसे बड़े प्रजातंत्र भारत और अमेरिका की अगुवाई में 2 मोर्चों पर पिछले 24 घंटे में 17 देश ड्रैगन के खिलाफ हाथ मिला चुके हैं। हिंद और प्रशांत महासागर में चीन की घेरेबंदी के लिए भारत और जापान ने ऐतिहासिक सैन्य समझौते कर लिए हैं। शी जिनपिंग के मायाजाल को तोड़ने के पहले 2 जिगरी दोस्त प्रधानमंत्री मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे ने पहले एक दूसरे से फोन पर लंबी बात की। फिर रक्षा सचिव अजय कुमार और जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी ने दिल्ली में इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। MLSA यानी म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट नाम के इस समझौते से इंडो पैसिफिक रीजन में भारत और जापान एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। युद्धपोतों और विमानों के लिए सामरिक सहयोग बढ़ा सकेंगे। ट्रेनिंग से लेकर युद्ध के मौकों तक एक दूसरे से ईंधन, रसद और दूसरे उपकरण साझा कर सकेंगे। भारत के साथ ऐसा सैन्य करार करने वाला 6ठा देश बन गया है जापान। जापान से पहले भारत अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और दक्षिणी कोरिया के साथ ठीक ऐसा ही समझौता कर चुका है। यही वो समझौता है जिसके तहत भारत को हिंद महासागर में जिबूती और डिएगो गार्सिया से लेकर प्रशांत महासागर में गुआम और स्यूबिक बे में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस के इस्तेमाल का हक हासिल कर चुका है। समंदर में 7 देशों के बिसात ने बीजिंग के लाल बादशाह की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका ने अभी बहुत बड़ा एक जो कड़ा रुख ले लिया है। कम से कम 30 कंपनियों को बैन किया है जो साउथ चाइना सी के अंदर इन्वॉल्व थी, चाइनीज कंपनी। इसलिए उसने एक प्रकार से प्रेशर भी डाला इन एशियन कंट्रीज के ऊपर। दूसरी तरफ चीनी कोरोना वायरस की बेतहाशा मार झेल चुका अमेरिका पूरी दुनिया को ड्रैगन के खिलाफ लामबंद कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने आसियान के विदेश मंत्रियों के साथ चीन के मसले पर सीधा संवाद किया। ड्रैगन की दादागिरी का डटकर जवाब देने का स्पष्ट संदेश दिया। आसियान मतलब हिंद और प्रशांत महासागर के बीच दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का संगठन, जिसमें सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई से लेकर फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार जैसे देश शामिल हैं। माइक पोम्पियो ने आसियान देशों से साफ कर दिया कि चाइना सी के विवादित इलाकों में आइलैंड बनाने वाली चीन की ब्लैक लिस्टेड कंपनी के खिलाफ वो कार्रवाई करें। पोम्पियो ने कहा कि चीन के खिलाफ उठाए गए कदम में उन्हें अमेरिका का पूरा साथ मिलेगा। अब कहने की नहीं, करने की बारी है। अमेरिका के इस आह्वान से चीन में खलबली मच चुकी है।
अमेरिका और चाइना के रिश्तों में काफ़ी कड़वाहट आ गई है। बहुत से कारण हैं। अमेरिका को लगता है कि चाइना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है हाईली अमेरिका के खिलाफ चला गया है। एक तरफ चीन के खिलाफ भारत समेत 7 देशों का संकल्प और दूसरी तरफ प्रशांत महासागर में 10 आसियान देशों को अमेरिका का समर्थन। दुनिया के 17 देशों की मोर्चेबंदी से ड्रैगन बुरी तरह से घबरा चुका है। चीन को डर है कि भारत और जापान के साथ साथ अमेरिका के संरक्षण में हिंद प्रशांत महासागर के आसियान देश भी ड्रैगन के खिलाफ खड़े हो गए तो उसका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। समंदर में दादागिरी के चक्कर में चीन बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।